हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम सभी जो है बिहार डीएलएड का यहाँ पे सेट करेंगे। जो ये सेट जो है आपका सेट नंबर 14 है, ध्यान रखिएगा। ये जो है हमारा बिहार डीएलएड का सेट नंबर 14 होगा। इसके पहले सारा करवा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो देख रहे हैं, आपका ये सभी प्रश्न PYQ है। तो जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे हैं उसको देखते हैं आज क्या सब पूछे गए हैं। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आइए आज की क्लास हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। और जो सब नए आए हैं एक बार से भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। चलिए, तो ये रहा आपके सामने जो है फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे। साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है और देखते हैं क्या सब प्रश्न पिछले सेट से पूछे गए हैं और कौन सी प्रश्न नया है और आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो है एग्ज़ाम में बेहतर नंबर आए। वो सारी चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे। प्रश्न है, बल का SI मात्रक जो है kg/s² है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? देखिए, आपको तो नॉर्मली ये पता ही होगा कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। और एक न्यूटन का वैल्यू ही जो है यहाँ पर आपका kg/s² होता है। ये एक न्यूटन का ही आपका मान होता है। न्यूटन का जो है यानी कि बल जो है आपका बल का, यदि हम CGS मात्रक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बल का CGS मात्रक होता है आपका CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। ठीक है, एक मात्रक डाइन भी इसका होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे जूल दिया हुआ है, तो जूल जो है ये किसका मात्रक है? तो ये कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। और यदि आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछे, ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल ही होता है। वहीं जो पास्कल है ये आपका जो होता है प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक है। और जो आपका ये हर्ज है, ये हर्ज किसकी मात्रक है? तो ये आपका आवृत्ति का मात्रक है। तो आपसे मात्रक पूछे जाते हैं, आवृत्ति का मात्रक है वो ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूटन आपका है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कशन को जो है आप लोग बड़ी अच्छे से सुनेंगे। द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किन के बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, किसके बीच अंतर स्थापित करना संभव क्या है? नहीं है। देखिए, द्विपद जो आपका पद्धति है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे ये जो है आपका लिनियस के द्वारा दिया गया था। कार्ल लिनियस के द्वारा ये द्विपद पद्धति दिया गया था, जिसमें पहला जो था वो वंश से संबंधित नाम था और दूसरा आपका ये जाति से। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि होमोसेपियंस, पहले समझ लीजिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इस तरह से नाम शॉर्ट में लिख दिए। तो होमो क्या हो गया? वंश, और जाति क्या हो गया? आपका सेपियंस। तो ये आपका किसका है? तो ये मनुष्य का है। ठीक है, जो मानव है ना, मानव, मानव का यहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे मानव का जो है यहाँ नाम है होमोसेपियंस, वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पे अंतर हम किस में नहीं कर पाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको आंसर बताना है। तो हम किस में आंसर नहीं कर पाएंगे? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यानी कौन सी कोशिकाएं यूकैरियोटिक है, कौन सी प्रोकैरियोटिक है, क्या हम इससे पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इससे केवल हम वंश और जाति का ही पता कर सकते थे, तो इसका हम पता नहीं कर पाएंगे। दूसरा है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर, इससे भी हम नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक, इससे भी नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें से कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण हम जो है यहाँ पे द्विजगत पद्धति के अनुसार अंतर जीवों में कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ डी होगा। और द्विजगत पद्धति क्या कहता है वो यहाँ पे हमने बता दिया। ये आपका कार्लेस लिनियस के द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ डिस्कशन करेंगे वो एग्ज़ाम से संबंधित ही होगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें,
है ना। जो भी आपका बुरा लगता है तो बताएं क्यों बुरा लगा, जो भी आपको दिक्कत है बताइए। नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए नीम जो होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं हम, कीटनाशक के रूप में करते हैं। और किस प्रकार का कीटनाशक होगा, प्राकृतिक होगा, क्योंकि नीम जो होता है वो प्राकृतिक होता है। हाँ, क्यों करते हैं ये हमें बताना है, इसका कारण। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नीम की रस होते हैं उसमें आपका क्या होता है, तो अजाडीराक्टिन होता है, अजाडीराक्टिन होता है, नामक तत्व पाया जाता है, जो एंटीफिडेंट कंपाउंड यानी कि यौगिक की भांति जो ये काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एंटीफिडेंट होता है, इसीलिए मेन रीजन आपका ये ध्यान रखिएगा कि जो नीम होते हैं वो एंटीफिडेंट होता है, इसी कारण से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस नीम का एक गुण आपको ध्यान में रखना है, ये एंटीफिडेंट होते हैं। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर जो आपका ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ इसमें जोड़ दें हम कि जो नीम होते हैं ये आपका कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमारे जितने दत्तन होते हैं, दत्तन, उसमें से जो प्राकृतिक दत्तन है उसमें से सबसे अधिक यहाँ पे क्षारीय होता है वो नीम ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखिए उपधातु की संख्या टोटल जो है हमारी आवर्त सारणी में वो 7 है। अब इस ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है उपधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारा सिलिकॉन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, उपधातु। सिलिकॉन को SI से लिखते हैं, SI, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 14 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सिलिकॉन का ही उपयोग जो है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सिलिकॉन का उपयोग किस में करते हैं, तो जो सौर सेल होता है, सौर सेल, तो सौर सेल में आपका यहाँ सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो सोडियम को हम Na से लिखते हैं, Na, और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम को चाकू से भी आप काट सकते हैं, इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सल्फर का S होता है, और परमाणु संख्या जो होती है इसकी कितनी होती है, तो 16 होता है। मैग्नीशियम का जो होता है आपका Mg होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इससे बनाया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे, और मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है। आगे देखिए, वर्ग में नीचे की ओर, ध्यान रखिएगा, क्या नीचे की ओर जाने पे तत्वों के परमाणु का आकार क्या होगा। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपसे जो पूछा गया है वर्ग में, ठीक है, किस में, वर्ग में, तो वर्ग हमारे पास मतलब कुल कितने वर्ग हैं, तो आप कहेंगे हमारे पास जो कुल वर्गों की संख्या है वो 18 है। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्वों की संख्या कुल कितनी है, 118 है। और इसमें आपसे ये पूछा गया वर्ग, 118 तत्व हो गया, और वर्ग की संख्या कितना है तो कहेंगे 18 है। और जो पीरियड है यानी कि आवर्त की संख्या है वो 7 है। समझ रहे बात को, कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है कि आपका जो परमाणु की संख्या होती है वो बढ़ती है, परमाणु संख्या क्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। और परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो होते हैं उनके कक्ष, ठीक है, कक्ष की संख्या भी आपका बढ़ते चला जाता है। ये 2 रीजन है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और इसी के जगह यहाँ पे वर्ग के जगह, ये जो वर्ग पूछा है इसके जगह यदि आवर्त पूछ लेता ना, आवर्त, तब आप कहते हैं घटता है। ठीक है, नेक्स्ट, बरौनी तेल शोध कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है। देखिए, बरौनी तेल शोध कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है, बस ये बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे। देखिए, बरौनी जो पड़ता है ये आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। तेल शोधा कारखाना कौन जिला में पड़ता है, बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, इससे संबंधित जो बरौनी तेल शोध कारखाना है इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1964 में हुआ था।
ठीक है। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी सहयोग से, हालांकि सहयोग बहुत कम पूछने की चांस है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। जबकि ध्यान रखिएगा इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ें कि जो भारत में आपका तेल शोध कारखाना प्रसिद्ध है वो आपका असम का है। कौन है? असम का डिगबोई क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेग समय ग्राफ क्या है? वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो वेग समय के ग्राफ के ढाल से जो आपको त्वरण प्राप्त होगा। क्या होगा? त्वरण। और त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। त्वरण से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि त्वरण का जो एसआई मात्रक है, हम यहाँ पे त्वरण की चर्चा कर रहे हैं, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड पर -2। ठीक है, ये होता है। और आपसे ये पूछता है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता है? तो उसमें जो होता है ये स्क्वायर जो यहाँ दिया हुआ स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक कर दें। ठीक है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं अपनी राय क्लास के बारे में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए, ओजोन परत में जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो कौन है? CFC है। और CFC को ही हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। देखिए, ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन मंडल जो होता है ये आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ? समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है आपको? ये जो है आपको पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। क्योंकि और पराबैंगनी किरणों से क्या होते हैं? तो पराबैंगनी किरणों से जो है आपको त्वचा, ठीक है, एक सेकेंड, आपको जो है त्वचा रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वचा रोग उत्पन्न होता है, त्वचा कैंसर बोल दिए, त्वचा कैंसर का कारण बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार की उपकला का, यहाँ पे उपकला का एक उदाहरण है? किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है बताइए? तो ध्यान रखिएगा, ये उपकला का उदाहरण है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, देखिए एपिडर्मिस कोशिकाओं की जो अंदर की परत होती है उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो हम यदि आकार की बात करें ये कैसा होता है? तो ये स्तंभाकार उपकला होता है। ठीक है, और घनाकार भी होता है। स्तंभाकार उपकला होता है और घनाकार भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी के साथ जाएंगे। और इस प्रकार के आंसर में अधिकांशतः मामला में इसी तरह का आंसर आपका सही होता है। ये हिंट के तौर पे है, यदि तुक्का लगाना हुआ तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जो आपका एग्जाम में देखा गया है पैटर्न उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हर एग्जाम की पैटर्न अलग अलग होती है। और आपको पता है कि हम लगातार यहाँ PYQ करा रहे हैं, तो उससे आपको हम है ना जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही ही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है? कौन द्रव नहीं है? द्रव नहीं है वो बताना है। ठीक है, बताइए कौन द्रव नहीं है? कौन द्रव नहीं है? देखिए क्या है? धुआं जल जैसे जलवाष्प हो गया तो वो द्रव हम कह सकते हैं। जल तो द्रव है ही, जो आर्द्रता है वो भी द्रव में ले सकते हैं। गर्मी का यदि आपको अनुभव हो रहा है तो ये द्रव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या हो जाएगा? डी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, किस माध्यम में प्रकाश की चाल से प्रश्न पूछा गया भाई? क्या पूछा गया है? प्रकाश की चाल। ठीक है ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो है क्या हो गया? एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। और यहाँ पे कहीं आपका निर्वात दिया हुआ है नहीं, या दिया हुआ नहीं है? क्या है? वायु है, कांच है, जल है, हीरा है। तो प्रकाश की चाल इसमें से किस में होगा? तो निश्चित रूप से किस में होगा? आपका वायु में होगा। ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद जो है आपका वायु में आएगा। ध्यान रखेंगे, वायु में आएगा। वायु के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बैठा लीजिए, आपका आ जाएगा, है ना। पहले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले वायु में, फिर जो है आपका जल में, तीसरी में आ जाएगा आपका कांच में, और हीरा में आपका सबसे कम। ठीक है, सबसे कम, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपको पूछे सबसे कम किस में होता है, तो हीरा में, क्योंकि हीरे का पूर्णांक होता है 2.42, इसीलिए कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यदि हम प्रकाश की चाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे? ये तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये कहिए ना, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिला। इसको विकृत गंधिता कहेंगे, यानी कि खाना का गंध कम हो जाना या खाना दुर्गंधित हो जाना, उसी को विकृत कहते हैं। आम भाषा में हम लोग बासी खाना बोल देते हैं, या स्वाद उठक जाना या ठंडा खाना, यही आपका होता है। चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है किस दिशा में? तो सिंपल सी क्वेश्चन है ये, नॉर्थ साउथ दिशा में। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु के, हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। शक्ति कितनी है, शक्ति का वैल्यू पूछा जाता है, और शक्ति बराबर आपके पास फार्मूला होता है, P बराबर एक VI होता है, और दूसरा जो है आपसे इसी फार्मूले को जब हम तोड़ते मरोड़ते हैं तो प्रतिरोध निकालते हैं, तो उससे जो है आपका क्या होता है? V²/P, ये होता है। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है। इन्हीं फार्मूला के आधार पे आपको ये कैलकुलेशन करनी है। और चूँकि V²/R होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपका जो यहाँ पे 25 वाट आ जाएगा। वाट जो है यहाँ पे वाट जो है ये विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, विद्युत शक्ति का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सभी कैसरिकों की एक समान विशेषता है। प्रश्न ये भी रिपीट है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका क्या है? रिपीट है। समान विशेषताएं क्या है बताइए। देखिए, सभी जो कशेरुकियों में सामान्य रूप में जो खोपड़ी होता है, कंकाल, वो उपस्थित होता ही होता है। तो यही आपका खोपड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान विशेषता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। रिपीट प्रश्न है, और ये भी जो है आपका रिपीट प्रश्न है। रिपीट न्यूमेरिकल आपका फिक्स आता है, जो मतलब न्यूमेरिकल जो आता है ना क्वेश्चन, वो फिक्स आता है। जो यदि किसी के सेट में पूछा है तो उसी पर आधारित, उसी पैटर्न पर आधारित, बस डिजिट का अंतर होता है। और कई बार तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, डिजिट विषय में है, इसका 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन पहले था, बाद में पानी में डालने के बाद 8 न्यूटन हो गया। 2 न्यूटन का यहाँ पे फर्क आ रहा है, यानी कि 2 न्यूटन वो पानी को हटाया। और ये किस पे सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पता है ना आपको, पानी में कोई चीज़ देते हैं तो वो हल्का हो जाता है, उसी पर है। क्वेश्चन तो इतना बार इसको करवाए हैं कि है ना, देख के ही जो है हो जाता है। आप देखिए, है ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, सही बात है। वो किसके कारण होता है? तो सिफिलिस किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। ये जो है आपका ट्रेपोनामा पैलिडियम होता है, उसके कारण होता है। और ये क्या है? तो ये जो है आपका एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया यानी कि
जीवाणु, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं सिफिलिस किसके कारण होता है, तो जीवाणु कारण। और एक विषाणु, जो विषाणु से जो यौन संचारित रोग होता है वो कौन होता है, एड्स होता है, एड्स। और किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण, ठीक है। चलिए ये ध्यान में आप रखेंगे। और इसके लिए जो है जांच, कौन सा जांच करते हैं, तो एलिसा जांच, एलिसा जांच, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ पे बताते हैं ये क्या है, ये जांच है, जांच, जांच। नेक्स्ट ब्यूटेन, जिसका अणुसूत्र यहाँ दे दिया है C4H10। इनमें से कितने सहसंयोजी बंधन है, देख लीजिए सहसंयोजी बंधन। C4 है 1 2 3 4। इन सब में क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, सब में हाइड्रोजन लगाएंगे, सब में हाइड्रोजन लगाएंगे, सब में हाइड्रोजन लगाएंगे, और 10 हो जाएगा। 3 इधर 3 इधर 6 8 6 4 10। तो लाइन जितना है ना, ये लाइन जो लाइन लिखे हैं उस लाइन को आप गिन लीजिए, बंधन वही सहसंयोजी बंधन है। तो 3 का देखिए कार्बन के बीच 1 2 3, 3 कार्बन के बीच है। और जो हाइड्रोजन कितना है, 10 हाइड्रोजन, तो 10 को हाइड्रोजन हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो है आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13। और इसको देख के हम गिन सकते थे कि 10 हाइड्रोजन होगा, 10 क्या होगा, हाइड्रोजन, और जितना कार्बन है ना उससे 1 कम। बस ऐसे आप बनाइए इसको, ज़्यादा संरचना करने की ज़रूरत नहीं है। 13 होगा जो भी हो, नहीं होगा तो ऑप्शन गलत होगा। और की देख लीजिए कहाँ है, 13 यहाँ दिया हुआ है। सिंपल सी फार्मूला क्या था, C4H10, ठीक है। ये क्या कैसे करना है, तो आप हाइड्रोजन का गिन लीजिए 10, और जितना कार्बन में है उससे 1 कम लिखिए, 3 हो गया 13। आप हमें जो है यहाँ पे HW के रूप में आपको दे रहे हैं, इसका बताइए। C5H12, इसमें कितने सहसंयोजी बंधन होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका हमें बताइए, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, मानव में कायिक गुणसूत्र, जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या, ठीक है, ये जो होती है 22 होती है, ऑटोसोम की संख्या 22। देखिए मानव में जो होता है, मानव यानी कि ह्यूमन, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है, या फिर आप 23 जोड़ा कहिए, 23 जोड़ा, ठीक है, ये होती है। इसमें से जो हो गया आपका 23 जोड़ा में से, इसमें जो होगा 22 और 1 ये अलग, 22 जो होते हैं इसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो 1 होते हैं इसको हम आपका लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। एक जोड़ा को, इसीलिए हमारे पास आंसर 22 होगा। 23 नहीं मारेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ना, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमेमें थोड़ा कुछ बता देते हैं। गठन जो है इस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो गठन है ये आपका 1974 ईस्वी में किया गया था। कब, 1974 ईस्वी में, ठीक है। और 1974 में ही जो है आपका, 1974 को समझा रहे हैं, 1974 ईस्वी में ही जो है आपका पोखरण फर्स्ट, परमाणु पोखरण फर्स्ट जो है यहाँ पे हुआ था। परमाणु परीक्षण, परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया था भारत में, एटम बम का, वो उसको पोखरण 1 में किया गया था। और पोखरण जो पड़ता है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। यही आपका पहला परमाणु टेस्ट किया गया था 1974 को। और इसका कोड नाम क्या था, आपसे वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ये चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा साइंस का जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।
और अभी तक आपने एक बार लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो हमें कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। ज़्यादा कुछ हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, है ना, तो थोड़ा वो लाइक और कमेंट कीजिएगा तो है ना क्या होगा, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने रूप में बांटा गया है, मतलब कितने रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो कितने रूप में बांटेंगे आप, तो बोलेंगे हम इसको संभावित रूप में, संभावित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कर सकते हैं, विकसित या स्टॉक के रूप में भी कर सकते हैं, रिजर्व के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाएंगे, सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ के सदस्य से वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। राष्ट्र संघ से कौन अलग नहीं हुआ था, तो ब्राज़ील जो है यहाँ पे ये अलग नहीं हुआ था। कौन अलग हुआ था, ब्राज़ील जो है यहाँ पे अलग नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरबन में होगा। कहाँ है सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, सुंदरबन विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार तो ये, लेकिन विश्व पूछे तो भी यहाँ पे सुंदरबन होगा। और सुंदरबन कहाँ पड़ता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भारत का ही हिस्सा, ऐसा नहीं कि भारत से बाहर समझिएगा, भारत का ही हिस्सा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अनुसूचित किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति, अच्छा जनजाति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो अनुसूचित जनजाति की जो सीटों की आरक्षण संख्या है वो आपका कितना है, 47 है, यानी कि 47। ठीक है, कितना हो जाएगा, 47, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, और जो अनुसूचित केवल जाति पूछता ना आपसे, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति ओनली सिर्फ जाति पूछता तब जाके आपका होता 84 यानी 84, लेकिन ये जनजाति पूछे हैं इसीलिए 47 होगा। और इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका 330 में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है, किस मापनी द्वारा दर्शा सकते हैं, तो ये जो आपका तुलनात्मक मापनी के द्वारा दर्शाइएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी समानता का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। देखिए जो ये सब आते हैं ना, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार जो कि आपका संविधान के भाग 3 में आपको दिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये आपका 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा है। वहीं यहाँ पे समानता की बात आपसे कहा गया है, तो कौन सी समानता की बात नहीं किया गया है, तो ये जो है आपको समानता की चर्चा जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में आपको है ना, 14 में ही है, 14 से लेकर 18 तक में इस तरह से समानता के कौन कौन सा नहीं है। कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल जो है कानून के समक्ष सभी को समान नज़र से देखा जाएगा, चाहे वो कोई भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पद धारण करता हो, सभी जो है कानून के नज़र में समान है, ये सही है। यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो अनुच्छेद आपका 17 में कहता है छुआछूत, वो भी आपका सही है। रोजगार के अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा रोजगार के मामले में, ये भी आपका सही है। आर्थिक बराबरी ये इसकी गारंटी नहीं देता है, ठीक है, ये आपका कथन गलत है। आर्थिक बराबरी भला कैसे दे सकता है, जो जैसे पद पे रहेगा उसको उसी प्रकार से इनकम आएगा, जो जैसा काम करेगा उसको उसी काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, आर्थिक बराबरी भला कैसे दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार जो है सत्ता में रही, कितने वर्ष तक सत्ता में रही, तो कहेंगे 17 वर्ष तक।
इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कशन में बताया, यदि डिस्कशन हमारा आप सुन रहे हैं तो उसको आप ध्यान रखिए। यहाँ केवल हम क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं, डिस्कशन दे रहे हैं, और जो डिस्कशन दे रहे हैं वो इसी क्वेश्चन आंसर को, मतलब क्वेश्चन जो आपका पूछा गया उसी से रिलेटेड दे रहे हैं। तो ज़्यादा भटकने का भी जरूरी नहीं है ना, कम पढ़िए लेकिन चीज़ों को सही पढ़िए। हाँ, आपका क्या हो जाएगा यहाँ? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि सुंदरवन आपको हम बताएं कौन है। सुंदरवन है, और ये सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, इसी को वेस्ट बंगाल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और ये भारत का ही हिस्सा है, भारत से बाहर नहीं है, ये ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में ये सुंदरवन है, ये जगह का नाम है सुंदरवन, और वहीं पे ये मैंग्रोवन पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया सुंदरवन मैंग्रोवन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। आप लोग जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, शेयर वगैरह भी क्या कीजिए। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? देखिए, मिट्टी आपको पिछले मतलब अभी तक सेट में जो आपको हम बताए हैं कि मिट्टी से संबंधित चीज़ें आपको थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी रखनी है, ज़्यादा नहीं, बेसिक जानकारी आप रखिए, वहाँ से हो जाएगा। तो मक्का जैसी जो मोटी अनाज है, या ये कहिए कि जो आपका हर मौसम में उगने वाली है, चाहे वो खरीफ हो रबी हो, दोनों में ही मक्का को काउंट किया जाता है। तो इसके लिए मिट्टी जो होनी चाहिए, पूछा गया आपका मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ये बताना है। देखिए, मक्का खेती के लिए जो मिट्टी है वो आपका बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, है ना, अच्छी मिट्टी में अच्छी मिट्टी वाला, है ना, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी है ना होती है, जिसमें अच्छी तरह से क्या होता है, ये बढ़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें से कोई भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी के साथ आपको यहाँ पे जाना होगा। क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन के साथ काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार? देखिए, काम का अधिकार, या अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, या जीविका का अधिकार, या वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी। देखिए, सरकार या संविधान जो है आपको काम का अधिकार नहीं देता है, अवसर की जो है समानता का देता है। अवसर आपको यदि देगी तो सबको देगी, लेकिन काम का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार ये आपको है कि आप अपनी धर्म संस्कृति, है ना, इस सब की जो रक्षा आपका करने का अधिकार आपको है, समझे कि नहीं। ये अनुच्छेद कौन सा मौलिक, चूँकि हम ये क्या बोले मौलिक अधिकार में आता है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये सब आता है। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग मेरे भाई रिपीट प्रश्न है, सेम टू सेम देख लीजिए, पर्वत शिखर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपका रिपीट प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? सबसे अंत में कौन सा पराजित हुआ? तो जापान खोज लीजिए, जापान, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, जापान। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिए हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएं, पहले ही आपको बता दिए कि जो विश्व युद्ध है, ठीक है, विश्व युद्ध से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये विश्व युद्ध, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो या आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो है आपको दोनों विश्व युद्ध देख लेना है। आपको हम जो है टेलीग्राम पे विश्व युद्ध से संबंधित हमने नोट्स भेज दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हालांकि हम जिसको जुड़ना होगा जुड़िए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, जो है वही पढ़ेंगे, उसी को आया तो उन्हीं को फायदा होगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, और ये जो है आपका 1945 तक चला था, ठीक है, 1945 तक चला था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको बताया भी गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया था। इसके बारे में तो बता चुके हैं डिटेल में, वो आप
सेट देख लीजिए, ठीक है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, मेरे भाई रिपीट प्रश्न है, रिपीट बताया हुआ प्रश्न है। उठाया, किसने उठाया? तिलका मांझी। देख लीजिए तिलका मांझी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, तिलका मांझी हो जाएगा। और कब उठाए थे? तो ध्यान रखिएगा, जिसने इस मतलब इसके द्वारा जो है 1900 बोल रहे हैं, ये 1900 में कहाँ से आएगा? ये 1784 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ये इन्होंने उठाए थे, ठीक है, 1784 में। और इसको बहुत जल्द ही गिरफ्तार करके फांसी भी दे दिया गया था। इसके बारे में बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है ना, आप वहाँ जरूर देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है ये आपका 1991 ईस्वी में किया गया, 1991 ईस्वी में किया गया था। और इस समय सरकार कौन से थे? तो नरसिम्हा राव सरकार थे। कौन से? नरसिम्हा राव। लिख देते हैं नरसिम्हा राव, हो सकता है आप लोग के लिए ये नया हो, ठीक है, नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अधिक सहायक है, ठीक है, अधिक सहायक पूछा है। और ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं तो ये VBI टाइप में रखिए। और ऐसे प्रश्न का उत्तर के लिए हमने बोला है अधिक पॉजिटिव आपका क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर खोजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव खोजिए। बस यहाँ पे अधिक सहायक है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में आपसे अधिक सहायक पूछा गया है, यानी कि अच्छी बातें पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आपका विकास की तरफ आप जाएंगे। बाकी ऑप्शन सभी को देखिए नेगेटिव भाव रख रहा है। तो मैंने ऐसे प्रश्न को, चूँकि ये प्रश्न बन रहे हैं हर सेट में, इस प्रकार की प्रकृति का प्रश्न बना रहा है, इसमें हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि वो क्या रट लीजिए तो हो जाएगा। ये आपको अपने कॉमन सेंस में देना है, तो उसके भाव से हमने आपको ये चीज़ें बताएं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो दर्रा से कभी काल क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो कुछ दर्रा है जिसको आप फेमस दर्रा है उसको आप याद कर लेंगे। हो सकता है कि दर्रा का कुछ नोट्स आपको हम दे देंगे, जिसे आप है ना वहाँ से पढ़ लीजिएगा कुछ, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है हिमालय का ये एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम का कोड SK हम लिखेंगे कभी तो वो सिक्किम होता है, सिक्किम का ये कोड है। देखिए सिक्किम में नाथुला है और एक और दर्रा है सिक्किम में, ज़्यादातर जो है आपसे ये पूछा जाता है सिक्किम का है जेलेपा ही ना, हाँ जेलेपा ही है, ठीक है, जेलेपा आपका सिक्किम में हो जाएगा। तो ये दो दर्रा नाथुला और जेलेपा यहाँ पे सिक्किम की दो दर्रा है, उसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? भैया रिपीट प्रश्न है, आर्सेनिक हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, AS से दर्शाते हैं आर्सेनिक को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी है ना? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1773 की बात है। 1773 में 16 दिसंबर 1773 को जो है यहाँ पे बोस्टन टी पार्टी घटी थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और ये अमेरिका की घटना से संबंधित है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ये भी प्रश्न रिपीट है। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ है वो आपका 1765 के आसपास हुआ है, 1765, ठीक है, 64-65 बोल सकते हैं, 1765 के आसपास हुआ है। और किसने किया है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, तो जेम्स हरग्रीव्स इसके द्वारा किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? रिपीट प्रश्न है, यदि रिपीट हम बोल रहे थे इसका मतलब है वो पिछले सेटों में आपका पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम रिपीट बोल रहे हैं। कि अभी भी डिस्कशन में हम बताए थे आपको, कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम। यदि आप डिस्कशन भी देख रहे हैं तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। और जिसमें हम रिपीट लिख रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन डिस्कशन में नहीं, डिस्कशन में तो बहुत सारा फंसा है, क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है। हाँ, असम हो जाएगा। असम में भी एक क्षेत्र से ज़्यादा सबसे प्रमुख क्षेत्र है डिगबोई। क्या है? डिगबोई,
डिगबोई, ठीक है। बिहार में तो अभी बरौनी आप देखिए किए थे, जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी जो है क्लास को पूरा देखे होंगे, और यदि क्लास पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दें, और एक कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, वो भी देख लेंगे और भी लोगों को इस क्लास से जोड़ें। चलिए, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।